हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो क्लास 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसकी लेसन 16 को करेंगे, जिसका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर सीवी रमन जो हम लोग सुने हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ये जो है ये एक साइंटिस्ट थे, फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिज़िक्स का एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस पाठ में क्या है, उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, प्रेफिक्स और सफिक्स होता है। ठीक है, तो प्रेफिक्स होता है कि वो वर्ड के आगे लगता है और सफिक्स वर्ड के बाद लगता है, और वो लगने के बाद उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, न्यू वर्ड्स बन जाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे को यूज़ करके यहाँ पे नए नए वर्ड्स बनाया गया है। हम लोग लेसन पढ़ते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को त्रिचनापल्ली के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता अपने बेटे को उच्च शिक्षा देने के लिए गांव छोड़कर त्रिचनापल्ली में आकर रहने लगे। उनकी पढ़ाई वहीं एक स्कूल में शुरू हुई। उन्हें गणित व भौतिकी की शिक्षा अपने पिता से तथा अंग्रेजी की शिक्षा अपने प्रोफेसर से प्राप्त की। यह उनकी प्रतिभा व लगन का ही परिणाम था कि जब उन्होंने बीए में दाखिला लिया तब उनके प्रोफेसर ने उनसे पूछा, क्या तुम इसी कक्षा के छात्र हो? रमन ने उत्तर दिया, हाँ जी हाँ। तुमने इंटर पास कर लिया? जी हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 वर्ष। प्रोफेसर ने उनकी परीक्षा ली और पाया कि वह सचमुच अपनी कक्षा का श्रेष्ठ विद्यार्थी है। विज्ञान के प्रति चंद्रशेखर वेंकट रमन की विशेष रुचि थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर उन्होंने विज्ञान संबंधी नई खोज शुरू कर दी। विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंकों के साथ प्रथम श्रेणी मिलने के कारण उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। ठीक है, तो ये जो है सर सीवी रमन जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके बारे में एक स्टोरी है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर को। कब हुआ था? ईयर कौन सा? 1888 को। साउथ का एक गांव था, कौन सा था? त्रिचनापल्ली एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। त्रिचनापल्ली के पास एक गांव है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके पापा चाहते थे कि उनके बेटा हाई एजुकेशन गेन करे, हायर एजुकेशन मिले उनके बेटे को, इसीलिए वो अपना गांव छोड़कर आके टाउन में कहाँ रहने लगे थे? त्रिचनापल्ली में ही रहने लगे थे। तो वहीं त्रिचनापल्ली में ही ये सीवी रमन ने एक स्कूल में पढ़ाई शुरू किए थे। ठीक है, तो वो गणित और भौतिकी मतलब मैथ्स और फिजिक्स वो किससे पढ़ते थे? अपने पापा से पढ़ते थे। और इंग्लिश जो है उनके एक प्रोफेसर थे, उनके स्कूल के प्रोफेसर थे, उनसे वह इंग्लिश पढ़ते थे। ठीक है, यह उनकी प्रतिभा व लगन का ही परिणाम था। ठीक है, वो इतने टैलेंटेड थे। प्रतिभा मतलब उनके टैलेंट का, और उनकी लगन मतलब उनकी सिंसियरिटी, उनके टैलेंट और सिंसियरिटी का यह परिणाम था, यह कॉन्सिक्वेंस था। उनके टैलेंट और सिंसियरिटी का यह कॉन्सिक्वेंस था कि जब उन्होंने बीए में दाखिला लिया, बीए मतलब ग्रेजुएशन कोर्स में जब वो उन्होंने दाखिला लिया, ऑल्दो साइंस में अगर वो करेंगे तो बीएससी कहलाएगा, उस वक्त शायद वह बीए में ही आता होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि जब उन्होंने बीए में दाखिला लिया ग्रेजुएशन कोर्स में, तब उनके प्रोफेसर ने उनको देखा कि वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसलिए उनसे पूछा, क्या तुम इसी कक्षा के छात्र हो? वह बोला हाँ। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुमने इंटर पास कर लिया? मतलब तुमने क्या 11-12 का पढ़ाई पूरा कर लिया है, पास कर लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन प्रोफेसर सोच रहे ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है? तो वह बोला कि मेरी एज जो है 14 वर्ष है। वो 14 ईयर्स के थे। क्या होता है ना, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में ना, उनको स्कूल में जल्दी जल्दी प्रमोशन दे दिया जाता है, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते हैं। अगर आप 5 क्लास में जा रहे हैं तो आपको सीधे 8 में भेज देंगे। तो इस तरह जो है, एक्चुअली तो मैट्रिक कंप्लीट करना चाहिए 15-16 के एज में, पर उन्होंने 14 ईयर्स के भीतर ही 10th भी कंप्लीट कर लिया था, 11-12 भी कंप्लीट कर लिया था। वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके थे। फिर प्रोफेसर टेस्ट करना चाहते थे कि क्या सच में यह बच्चा टैलेंटेड है, और प्रोफेसर ने उनकी परीक्षा ली, उनका टेस्ट लिया और देखा कि वो सचमुच अपनी कक्षा का श्रेष्ठ विद्यार्थी है। वो उस क्लास के, ग्रेजुएशन के क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे। ठीक है, विज्ञान के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। उनको बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट था साइंस सब्जेक्ट्स के प्रति वेंकट रमन को। ठीक है, उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दिया, मतलब कुछ ही दिन में उनका जितना भी सिलेबस था उनके बीए के कोर्स में, वो सबको उन्होंने कंप्लीट कर दिया और विज्ञान संबंधी नई खोज शुरू कर दी।
और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, साइंस के टॉपिक पे वो नया खोज करने लगे, उसके बारे में वो रिसर्च करने लगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ पे वो रिसर्च करने लगे कि कुछ नया बात पता चले। ठीक है। विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंकों के साथ प्रथम श्रेणी मिलने के कारण उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद एक मास्टर्स डिग्री होता है जिसमें, जो कि विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री बच्चे करते हैं, 2 साल का कोर्स होता है। तो ये मास्टर ऑफ साइंस जब ये करने गए तो क्या होता है, एमएससी में जो हाईएस्ट मार्क्स रखते हैं, यूनिवर्सिटी के भीतर जो हाईएस्ट पोजीशन रखते हैं, उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है, स्वर्ण पदक। तो इन्होंने भी हाईएस्ट मार्क्स रखा था अपने मास्टर्स कोर्स के समय यूनिवर्सिटी में, इसलिए उन्हें भी स्वर्ण पदक मिला, मतलब उन्हें भी गोल्ड मेडल मिला। रमन जब एमए में पढ़ रहे थे तब उनके सहपाठी ने आवाज़ से संबंधित एक समस्या अपने अध्यापक के सामने रखी। जब रमन के अध्यापक उसे हल नहीं कर सके तब रमन ने उसे पूरे विवरण के साथ हल करके दिखाया। यह लेख इंग्लैंड की प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका फिलोसफिकल मैगजीन में छपने पर उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। प्रकाश किरण के बारे में उनका दूसरा लेख एक अन्य वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपा। क्या बोल रहा है कि जब वो एमए में पढ़ रहे थे, एमए मतलब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बीएससी और उसमें मास्टर्स करेंगे तो एमएससी कहलाएगा, पर उस समय शायद उनको वो आर्ट्स में ही साइंस सब्जेक्ट को डाल दिया जाता था, इसलिए बीए और एमए कहा जा रहा है। एमए का मतलब क्या है, वो मास्टर्स कोर्स कर रहे थे। तब जो है उनके एक फ्रेंड ने आवाज़ से संबंधित साउंड चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है अपने टीचर के सामने रख दिया, ये इसका क्या होगा आंसर। तो टीचर जो है वो आंसर नहीं बोल पाए। तब रमन टीचर जो है वो क्वेश्चन का सलूशन नहीं निकाल पाए। तब रमन ने पूरे विवरण के साथ, मतलब रमन ने पूरे डिटेल्स के साथ अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया और स्टूडेंट को भी बताया। ठीक है, तो उन्होंने जो पूरे डिटेल्स के साथ जो उस क्वेश्चन का बारे में लिखा रमन ने, वह लेख कहाँ छिपा, वह आर्टिकल उनका कहाँ पे प्रिंट हुआ, वह इंग्लैंड की प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका फिलोसफिकल मैगजीन में छपा। क्या होता है ना, जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई के काम होते हैं जो कि टीचर्स भी देख के जिन्हें अचंभित हो जाते हैं, तो टीचर्स उन्हें जो है फॉरेन का जो साइंस मैगजीन्स होता है उसमें वो आर्टिकल भेज देते हैं। तो उसी आर्टिकल में, फॉरेन के साइंस मैगजीन के आर्टिकल में उनका ये आर्टिकल छपा, ये जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया। वो मैगजीन का क्या नाम था, साइंस मैगजीन का फिलोसफिकल मैगजीन, वैज्ञानिक पत्रिका जो थी फिलोसफिकल मैगजीन था, उसमें उनका लेख छपा, उनका ये आर्टिकल छपा और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसी समय से वो बहुत पॉपुलर हो गए, होल वर्ल्ड में लोग उनको जानने लगे उनका आर्टिकल देखकर। ठीक है, फिर उसके कुछ दिन बाद उन्होंने प्रकाश किरण मतलब लाइट रेस के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा। वो भी जो है एक और साइंस मैगजीन था वहाँ पे फॉरेन में जिसका नाम नेचर था, उसमें वो उनका सेकंड आर्टिकल आ गया। इन प्रयोगों से रमन का नाम तेजी से फैलने लगा और उन्होंने एमए की परीक्षा सर्वोच्च अंक से लेकर उत्तीर्ण की। सरकार उन्हें आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजना चाहती थी, लेकिन वह अस्वस्थता के कारण नहीं जा सके। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने पहले आय व्यय विभाग में डिप्टी जनरल अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की। कुछ समय बाद वो कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। इस पद पर उनकी ख्याति इतनी बड़ी कि दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास भौतिक विज्ञान पढ़ने आने लगे। ठीक है, इन प्रयोगों से मतलब ये सब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रमन, आर्टिकल्स लिख रहे थे कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में, उसके कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई, मतलब होल वर्ल्ड में लोग उन्हें पहचानने लगे। और जो ये एमए की परीक्षा हुई है, मास्टर्स परीक्षा जो हुई, उसमें हाईएस्ट मार्क्स रखकर वो पास हुए थे, सब सर्वोच्च अंक मतलब हाईएस्ट मार्क्स रखकर पास हुए थे। तो गवर्नमेंट बहुत खुश हुई थी उनके आर्टिकल्स के बारे में भी जान के और उनका अच्छा मार्क्स देख के भी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वह उन्हें आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहती थी कि चलो हम तुमको पैसे देंगे, तुम इंग्लैंड जाके आगे पीएचडी करोगे, एमफिल करोगे, आगे की डिग्री करोगे। लेकिन वो अस्वस्थता के कारण, वह बीमार अक्सर रहते थे, इसलिए सीवी रमन जा नहीं सके। ठीक है, अब उनकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उन्होंने पहले आय व्यय विभाग में, जब उनका ग्रेजुएशन और एमए सब कंप्लीट हो गया तो आय व्यय मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो होता है, टैक्स का डिपार्टमेंट सब होता है, वहाँ पे वो काम करने लगे।
और उन्हें डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, जो एक अकाउंटेंट का पोजीशन होता है ना, अकाउंटेंट जनरल का पोजीशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें डेप्यूटी थे वो, मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है उसी तरह डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल भी होता है, उसी पोस्ट के में वो रह कर वहाँ पर काम करने लगे। कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे नौकरी की। उसके बाद वो कहाँ चल गए, वो कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में वो क्या बन गए, फिजिक्स के वो प्रोफेसर बन गए। उन्होंने आगे भी पढ़ाई कर ली, पीएचडी वगैरह कर लिया और फिजिक्स के प्रोफेसर वो वहाँ पे बन गए। इस पद पर उनकी ख्याति इतनी बढ़ी, ये जो प्रोफेसर के पोस्ट पे वो गए तो उनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिला, लोग बहुत उनको जानने लगे, उनके अच्छे पढ़ाई के कारण लोग उनको जानने लगे। इतने वो पॉपुलर हो गए, स्टूडेंट्स को उनकी बात इतने अच्छे समझ में आती कि दूर दूर से विद्यार्थी है ना, कलकत्ता के बाहर के स्टेट से भी या दूसरे कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आने लगे और उनके पास भौतिक विज्ञान पढ़ने लगे। उनके पास बैठ के वो लोग भी फिजिक्स पढ़ने आते थे। सीवी रमन जी के पास वो लोग दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे फिजिक्स पढ़ने के लिए। उनका विदेश जाने का क्रम कनाडा से आरंभ हुआ। वहाँ विश्व वैज्ञानिक सभा में उन्होंने वैज्ञानिक रूप से भारतीय संगीत और वाद्य की सार्थकता सिद्ध की। पश्चिम के वैज्ञानिक भी उनके भाषणों से अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत लौटकर रमन पूरी शक्ति से अपने प्रयोगों में लग गए। रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध प्रकाश किरणों के बिखरने संबंधी आविष्कार पर उन्हें भौतिकी में विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार सन 1930 में दिया गया। विज्ञान जगत में ही नहीं, शांति के क्षेत्र में भी वे सदा अग्रणी ही रहे। इस क्षेत्र में उन्हें लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे तो सब उन्हें पहचानने लगे और वही यूनिवर्सिटी में काम करते करते उनको फर्स्ट टाइम विदेश जाने का, फॉरेन जाने का उनका जो शुरू हुआ, फॉरेन जाने का जो सीरियल उनका शुरू हुआ, तो फर्स्ट कंट्री कौन था, कनाडा था। वहाँ पे विश्व वैज्ञानिक सभा, वर्ल्ड साइंटिस्ट कमेटी में वो वहाँ पे भाषण देने गए थे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने किस टॉपिक पे भाषण दिया, जो भारतीय संगीत और वाद्य, इंडियन म्यूज़िक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो कैसे साइंटिफिकली तरीके से बनाया गया है उसको वो वहाँ पे प्रूव कर दिए। हाँ, वो अपने भाषण में बताए किस तरह इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन म्यूज़िक जो है वो साइंटिफिकली क्रिएटेड है। हाँ, उसका साइंस क्या है उसको वहाँ पे वो प्रूव कर दिए। पश्चिम के वैज्ञानिक मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे वो भी उनके भाषणों से, उनके लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हो गए कि ये कितना डीप नॉलेज है इनको और कितनी अच्छे से वो बता रहे हैं। वो लोग भी बहुत इम्प्रेस हो गए। वो इंडिया लौट आए जब, उसके बाद फिर वो पूरी शक्ति से जो है अपने अपने प्रयोग में लग गए। मतलब वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के कर रहे थे ताकि कुछ नया नॉलेज लोगों को दे सके। तो वो अपने पूरे मेहनत से वो लग गए कि नहीं हम नया एक्सपेरिमेंट्स कुछ कुछ करते जाएंगे। और प्रकाश किरणों के बिखरने संबंधी आविष्कार पर उन्होंने एक नया खोज बताया कि किस तरह लाइट रेज जो है वो स्कैटर होता है इधर उधर। हाँ, उस चीज़ को उन्होंने आविष्कार किया, डिस्कवर कर दिया उन्होंने। इन्वेंट ही बोलना चाहिए, आविष्कार इन्वेंट होता है, डिस्कवर खोज होती है। ठीक है, तो उन्होंने इन्वेंट किया कि किस तरह जो है लाइट रेस कैसे स्कैटर होती है, उस फिनोमेनन को उन्होंने इन्वेंट किया और डिस्कवर भी कह सकते हैं। तो उन्होंने लोगों को उसके बारे में बताया। ठीक है, और वो इतना पॉपुलर हुआ उनका वो टॉपिक कि आज भी हम स्टूडेंट्स उसको अपने कॉलेज के प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं। साइंस में उसको रमन इफ़ेक्ट बोलते हैं। उस नाम को रमन इफ़ेक्ट नाम दिया गया उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन को, क्योंकि उसे डॉक्टर सीवी रमन ने ही इन्वेंट किया था। ठीक है, और इतना बड़ा वह खोज था, इतना बड़ा टॉपिक उन्होंने लोगों को समझाया, बताया था कि उसके लिए उन्हें वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट प्राइज़ जो होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़, वो उनको फिज़िक्स के लिए मिला, नोबेल प्राइज़ उसी पर्टिकुलर टॉपिक में खोज करने के लिए। ठीक है, और कब उनको यह नोबेल प्राइज़ मिला, 1930 में मिल गया। ठीक है, और विज्ञान जगत ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के एरिया में ही वो हमेशा आगे रहे, वो वर्ल्ड पीस में भी बहुत आगे रहे, लोगों के बीच में पीस फैलाने की भी कोशिश करते थे, विश्व शांति के लिए भी वो काम करते थे। और इसीलिए उनको जो है वर्ल्ड पीस के लिए क्या मिला, लेनिन अवार्ड मिला। लेनिन पुरस्कार होता है। लेनिन पुरस्कार जो है वो फॉरेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, उनके जो है उनके नाम से ये पुरस्कार बना था।
तो वही लेनिन पुरस्कार उनको मिला और उसी से उनको सम्मानित किया गया, उनको ऑनर किया गया, उनको ये लेनिन पुरस्कार भी, लेनिन अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने आँखों के प्रकाश से संबंधित एक शोध में कहा, कैमरे की फिल्म चित्र उतारने के लिए एक बार ही प्रयोग की जा सकती है, जबकि आँखों की फिल्म एक के बाद एक अनेक चित्र बनाती बिगाड़ती रहती है। कोलकाता विश्वविद्यालय से मुक्त होने के बाद वे बेंगलुरु की प्रयोगशाला में काम करने लगे। उन्होंने अपनी लाखों की संपत्ति भी उसी प्रयोगशाला हेतु दान कर दी। यह प्रयोगशाला आज भी रमन इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। आँखों में जो लाइट रेज जाता है जिसके कारण आँखों में इमेज बनता है जो हम लोग देख पाते हैं, उससे रिलेटेड वो एक सिंपल सा बात बोले थे जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फेमस भी है। कैमरे की फिल्म चित्र उतारने के लिए एक बार ही प्रयोग की जा सकती है। कैमरा में जो हम लोग पहले के कैमरा में जो रील्स भरते थे हम लोग, ठीक है, वो रील्स जो है एक बार उसमें फ़ोटो खींच दे तो फिर दोबारा वो रील पे और फ़ोटो नहीं खींच सकते, उसको वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। पर आँखों की फिल्म एक के बाद एक अनेक चित्र बनाती बिगाड़ती रहती है ना। पर हम लोग अपने आइज़ से देखेंगे, हम तुरंत अभी एक इमेज दिखे, फिर दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, लगातार हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आँखों को हम लोग वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। बार बार हम लोग को नया नया इमेज दिख रहा है, पुराना इमेज बिगड़ जा रहा है, फिर नया इमेज आ जा रहा है। इस तरह का बात उन्होंने कहा था। ठीक है। जब कोलकाता विश्वविद्यालय से मुक्त होने के बाद, मतलब वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद वो बेंगलोर के एक लैब में, एक रिसर्च लैब में, एक्सपेरिमेंट लैब में वो काम करने लगे। वहाँ वो बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन्होंने अपने लाखों की संपत्ति, चूँकि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और बहुत सारे अवार्ड्स मिला था, तो उनको बहुत पैसे उनके पास बहुत थे, लाखों की संपत्ति थी, बहुत प्रॉपर्टी उनको मिला था। वो सब भी उन्होंने किसे दिया? उसी लैब को, प्रयोगशाला को दान कर दिया, ताकि उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, लोग अच्छे से साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने उस लैब को ही वह दान कर दिया, डोनेट कर दिया अपना पैसा सारा। और वह प्रयोगशाला, वह साइंस लैब आज किस नाम से है? रमन इंस्टीट्यूट के नाम से आज भी फेमस है। तो ये बड़ा ही अच्छा है ना इनका स्टोरी, सीवी रमन का। कितने ही टैलेंटेड और कितने ही बुद्धिमान थे वो। और उनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला उसके लिए, अपने नए खोज के लिए, ठीक है, आविष्कार के लिए। इस तरह आपका 16th चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब जल्दी हम लोग 17th चैप्टर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।